मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पिछले क्लास के कॉन्टिन्यूएशन में क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत थॉट ऑफ एडम स्मिथ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पुनः क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत एडम स्मिथ के उन विचारों पर चर्चा करेंगे जो आर्थिक विकास में एडम स्मिथ के अनुसार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत एडम स्मिथ के कुछ महत्वपूर्ण विचारों की चर्चा हुई थी, अब उसके कॉन्टिन्यूएशन में जो एडम स्मिथ के शेष आर्थिक विचार हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आपका वही है, क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हम लोग थॉट ऑफ एडम स्मिथ, थॉट ऑफ एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में इनके दो महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा हुई थी। नंबर एक, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ प्राकृतिक नियम, और नंबर टू, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर स्पेशलाइजेशन, जिसे आप श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण कहते हैं। तो श्रम विभाजन, इन दो महत्वपूर्ण एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार हैं उस पर चर्चा हुई थी। इसको आप रिकॉल कर लें और उसके बाद हम जो एडम स्मिथ के अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं उनको बिंदुवार विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम का प्रश्न है, तो इसके अनुसार एडम स्मिथ एक ऐसी अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं जो अर्थव्यवस्था के आंतरिक जो उसके क्रियाकलाप होते हैं, जैसा कि आपको जानकारी मिली
कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय उपार्जन और व्यय की जो अंतरक्रिया है, इस अंतरक्रिया के अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं, स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां, मांग और पूर्ति, इन्हीं के द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का संचालन होना चाहिए, किसी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होना चाहिए। तो नेचुरल लॉ से यहां तात्पर्य है नेचुरल लॉ ऑफ इकोनॉमी, और नेचुरल लॉ ऑफ इकोनॉमी से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था को जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो स्वतंत्र शक्तियां हैं, मांग और पूर्ति, उनके द्वारा ही आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाना चाहिए, उनके द्वारा ही आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण होना चाहिए। और इस क्रम में एडम स्मिथ स्पष्ट करते हैं अपने विचार को कि वो अहस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था को मान्यता देते हैं, अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप, जैसे सरकारी हस्तक्षेप या एकाधिकारिक शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे वो पूंजीपति हो, भूमिपति हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, इन सभी को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अपनी आर्थिक गतिविधियां क्रियान्वित करनी देनी चाहिए। और इस प्रयास में प्रत्येक जो आर्थिक इकाई है वो अपने धन को अधिकतम करने की कोशिश करेगी, और इस तरह से जब प्रत्येक आर्थिक इकाई अपने धन को अधिकतम करना चाहेगी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का धन अधिकतम होगा, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का धन अधिकतम होगा तो अधिकतम विकास की स्थिति प्राप्त होगी। तो इस तरह से एडम स्मिथ अपने प्राकृतिक नियम के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो मांग और पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों के द्वारा संचालित होनी चाहिए, क्रियान्वित होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र शक्तियों, प्राकृतिक शक्तियों, मांग और पूर्ति के द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाह्य हस्तक्षेप, चाहे वो सरकारी हस्तक्षेप हो या एकाधिकारिक शक्ति का हस्तक्षेप हो, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह से प्रत्येक आर्थिक इकाई स्वतंत्र रूप से अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करे, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई बाह्य हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि अपने प्राकृतिक नियम के आधार पर एडम स्मिथ आर्थिक इकाइयों के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। स्वतंत्र रूप से सभी आर्थिक इकाइयों को अपनी अपनी आर्थिक गतिविधियां संचालित करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक आर्थिक इकाई का धन अधिकतम होगा, और जब प्रत्येक आर्थिक इकाई का धन अधिकतम होगा तो अर्थव्यवस्था का धन अधिकतम होगा, और इस तरह से आर्थिक विकास की एक उच्चतम स्थिति प्राप्त होगी। और इसी के आधार पर
एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो इस तरह से पिछली क्लास में ही एडम स्मिथ के नेचुरल लॉ को स्पष्ट कर दिया गया था। आज उसे आपने थोड़ा रिकॉल किया और इसी क्रम में एडम स्मिथ अपने आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को प्रस्तुत करने के क्रम में डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण की बात करते हैं, जिसके आधार पर एडम स्मिथ का यह स्पष्ट मानना है कि श्रम विभाजन किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम विभाजन जितना ही अधिक होगा, साधनों की उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। साधनों की उत्पादकता जितनी ही अधिक होगी, अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। किंतु श्रम विभाजन के लिए जो आवश्यक शर्त है, एडम स्मिथ यहां स्पष्ट है कि श्रम विभाजन अधिक से अधिक हो, इसके लिए आवश्यक है कि बाजार का आकार विस्तृत हो, बाजार का आकार बड़ा हो। तो इस तरह पिछली क्लास में जब हम एडम स्मिथ के आर्थिक सिद्धांत से संबंधित विचारों की चर्चा करने के क्रम में श्रम विभाजन की चर्चा कर रहे थे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी जो एडम स्मिथ का डेवलपमेंट सीक्वेंस है, उसकी जानकारी हमने दी थी, जिसके माध्यम से आपको यह जानकारी मिली कि किसी अर्थव्यवस्था में बाजार का आकार श्रम विभाजन को निर्धारित करता है। श्रम विभाजन साधन की उत्पादकता को निर्धारित करता है और साधन की उत्पादकता आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को निर्धारित करती है। तो इस तरह है एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों में नेचुरल लॉ का तात्पर्य क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या महत्व है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल चुकी है। अभी कुछ शब्दों में इसको आपने रिकॉल भी कर लिया। अब इसके आगे एडम स्मिथ अपने आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को व्यक्त करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं और वो है पूंजी का संचय, कैपिटल एक्युमुलेशन। कैपिटल एक्युमुलेशन। पूंजी का संचय। एडम स्मिथ का स्पष्ट मानना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो पूंजी संचय पर निर्भर करता है, कैपिटल एक्युमुलेशन पर निर्भर करता है। पूंजी का संचय जितना ही अधिक होगा, संबंधित अर्थव्यवस्था में विकास की स्थिति उतनी ही समृद्ध होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पूंजी का संचय होगा कैसे। आर्थिक विकास के संदर्भ में जो पूंजी का महत्व है, इसको आप सब जानते हैं।
अपने सामान्य जानकारी के आधार पर भी आपको मालूम है कि पूंजी किसी अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी होती है। कैपिटल इज द की ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन इस विचार को सर्वप्रथम विश्व के समक्ष लाने या रखने का जो श्रेय है वो एडम स्मिथ को ही है। तो एडम स्मिथ ये मानते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वहां पूंजी का संचय, कैपिटल एक्युमुलेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि कैपिटल एक्युमुलेशन, पूंजी का संचय कैसे होगा, यह किस पर निर्भर करता है। तो जैसा कि आपकी सामान्य जानकारी में भी यह है और एडम स्मिथ कैपिटल एक्युमुलेशन से संबंधित अपने विचार को प्रस्तुत करने के क्रम में स्पष्ट करते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का जो पूंजी संचय है, कैपिटल एक्युमुलेशन, ये संबंधित अर्थव्यवस्था के बचत पर निर्भर करता है, सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। अब यहां बचत जो पूंजी संचय का निर्धारक कारक है, ये बचत कौन करेगा, इस बचत में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, यहां एडम स्मिथ स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं। एडम स्मिथ का यह मानना है कि किसी अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न आर्थिक इकाइयां हैं, चाहे वो पूंजीपति हो, भूमिपति हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, एडम स्मिथ का स्पष्ट मानना है कि किसी अर्थव्यवस्था में वे ही आर्थिक इकाइयां बचत कर सकती हैं जिनमें बचत की प्रवृत्ति होती है और जिनमें बचत की क्षमता होती है। तो बचत वही करेगा जिसमें बचत की प्रवृत्ति होगी और बचत की क्षमता होगी। अब यहां एडम स्मिथ बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति और भूमिपति हैं, लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट्स, इनमें बचत की प्रवृत्ति होती है और इनकी बचत की क्षमता अधिक होती है। जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है, तो श्रमिकों को लेकर भी एडम स्मिथ का स्पष्ट मत है। एडम स्मिथ स्पष्ट करते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक हैं, न तो उनमें बचत की प्रवृत्ति है और न ही उनमें बचत की क्षमता है। तो इस तरह से बचत कौन करेगा, जिस बचत से पूंजी संचित होगी, जो अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगी। एडम स्मिथ का स्पष्ट मत है कि किसी अर्थव्यवस्था में भूमिपति और पूंजीपति, जिनमें बचत की प्रवृत्ति होती है और जिनकी बचत की क्षमता अधिक होती है,
वे बचत करेंगे, लेकिन श्रमिक वर्ग जिसमें ना तो बचत की प्रवृत्ति है और ना ही बचत की क्षमता है, वो बचत नहीं करेगा। तो इस तरह पूंजी संचय कौन करेगा? तो एडम स्मिथ के अनुसार पूंजीपति और भूमिपति के द्वारा बचत की जाएगी, और यही बचत जो पूंजी का आधार है, पूंजी निर्माण करेगी, और इस तरह से उस पूंजी निर्माण के आधार पर अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी। तो एडम स्मिथ आर्थिक विकास के लिए पूंजी को महत्वपूर्ण मानते हैं और पूंजी संचय के लिए पूंजीपतियों और भूमिपतियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस तरह से एडम स्मिथ अपने आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को प्रस्तुत करने के क्रम में पूंजी संचय की भूमिका को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और पूंजी संचय के लिए पूंजीपतियों और भूमिपतियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी क्रम में एडम स्मिथ अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि पूंजीपतियों और भूमिपतियों के पूंजी संचय से ही अर्थव्यवस्था का विकास होता है, दूसरी तरफ श्रमिकों में पूंजी संचय की क्षमता नहीं है, अतः श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी सिर्फ इनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होनी चाहिए। मिनिमम सब्सिस्टेंस वेज की अवधारणा देते हैं एडम स्मिथ। न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी की अवधारणा एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो एडम स्मिथ का स्पष्ट मानना है कि चूंकि श्रमिकों में ना बचत की प्रवृत्ति है, ना बचत करने की क्षमता है, अर्थात पूंजी संचय जो विकास के केंद्र में है उसमें श्रमिकों की भूमिका नगण्य है, इसलिए श्रमिकों को उतनी ही उत्पादन या आय का अंश मिलना चाहिए, अर्थात उतनी ही मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। और इस तरह से मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होगी, जिससे भूमिपतियों और पूंजीपतियों को उत्पादन अथवा आय का अधिक से अधिक अंश प्राप्त होगा। इस प्रकार भूमिपतियों और पूंजीपतियों के सरप्लस इनकम, उनकी जो सरप्लस इनकम है, उनकी जो अतिरेक आय है, वो अधिक से अधिक होगी, जिसका वो बचत करेंगे, और वह बचत पूंजी के रूप में परिवर्तित होगी, पूंजी निर्माण अधिक से अधिक होगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था का विकास अधिक से अधिक होगा। तो स्पष्ट है कि एडम स्मिथ अपने आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को प्रस्तुत करने के क्रम में पूंजी संचय को विकास के केंद्र में मानते हैं, और इसी क्रम में एडम स्मिथ श्रमिकों की भूमिका और दूसरी तरफ भूमिपतियों और पूंजीपतियों की भूमिका को भी स्पष्ट कर देते हैं। तो इस तरह अब तक हम लोगों ने आर्थिक विकास से संबंधित एडम स्मिथ के 3 महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर ली है, जिसमें आपको नेचुरल लॉ
ऑफ इकोनॉमी की जानकारी मिली, डिवीजन ऑफ लेबर की भूमिका की जानकारी मिली, और अभी अभी कैपिटल एक्युमुलेशन का जो महत्व है विकास के संदर्भ में, और इस संदर्भ में एडम स्मिथ के जो अपने व्यक्तिगत विचार हैं उसकी जानकारी आपको मिली। और इसी क्रम में एडम स्मिथ अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में विकास के दूत कौन कौन से हैं। तो विकास के दूत लीडर्स ऑफ डेवलपमेंट, लीडर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये कौन हैं? तो जैसा कि पिछले बिंदु को विश्लेषित करने के क्रम में आपको यह जानकारी मिली कि एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के आर्थिक जो कारक हैं, या यूं कहें कि एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था में जो विकास के सहायक कारक हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं: पूंजीपति, भूमिपति और श्रमिक। और इस क्रम में पूंजीपतियों और भूमिपतियों के बीच जो पारस्परिक संबंध को मजबूती प्रदान करते हैं वो हैं व्यापारी। तो एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत करने के क्रम में स्पष्ट किया कि ये जो आर्थिक गतिविधियों में सहायक जो कारक हैं उनको हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं: पूंजीपति, भूमिपति, व्यापारी और श्रमिक। श्रमिकों को लेकर या श्रमिकों की आर्थिक विकास में जो भूमिका है, एडम स्मिथ का जो विचार है वो पिछले पॉइंट में ही स्पष्ट हुआ, जहां आपको यह जानकारी मिली कि एडम स्मिथ ये मानते हैं कि आर्थिक विकास पूंजी संचय और पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है, जिसमें पूंजीपतियों और भूमिपतियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसमें श्रमिकों की भूमिका नगण्य है। तो स्पष्ट है कि एडम स्मिथ किसे विकास का दूत कहना चाहते हैं। एडम स्मिथ के विचारों में जिसमें बचत की प्रवृत्ति होगी, जिसमें बचत करने की क्षमता होगी, वही पूंजी संचय करेगा, वह संचित पूंजी निवेश होगी, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और वो कौन है? वो हैं एडम स्मिथ के विचारों में भूमिपति और पूंजीपति। तो स्पष्ट है कि ये जो अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक कारक हैं, जिनको 4 श्रेणियों में बांटा गया, भूमिपति, पूंजीपति, इन दोनों के बीच व्यापारिक जो संबंध हैं उसको मजबूत करने वाला व्यापारी
और चौथा श्रमिक। तो एडम स्मिथ के विचारों से स्पष्ट है कि इसमें जो विकास के दूत हैं, जिन पर किसी अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है, वो हैं पूंजीपति और भूमिपति। और पूंजीपतियों और भूमिपतियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध को मजबूत करता है वो व्यापारी है। तो इस तरह एडम स्मिथ किसे विकास का दूत कहते हैं, इनके विचारों से स्पष्ट है। विकास के दूत वो होंगे जिनमें बचत करने की प्रवृत्ति होगी, जिनमें बचत करने की क्षमता होगी, जो पूंजी का संचय करेंगे, पूंजी निर्माण करेंगे, क्योंकि आर्थिक विकास पूंजी संचय और पूंजी निर्माण पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से एडम स्मिथ के विचारों में जो विकास के दूत हैं वो स्पष्ट हैं, और वो कौन हैं? पूंजीपति, भूमिपति और व्यापारी। क्योंकि यही वो वर्ग है जो पूंजी संचय की क्षमता रखता है, और पूंजी संचय ही चूंकि विकास का केंद्र है, इसलिए निश्चित रूप से ये तीनों विकास के दूत हैं। अब इस तरह से एडम स्मिथ के विचारों में एक तरफ पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ भूमिपति हैं। अर्थात एक तरफ अर्थव्यवस्था का उद्योग क्षेत्र है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र है। एडम स्मिथ इन दोनों क्षेत्रों के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं किसी अर्थव्यवस्था के समुचित आर्थिक विकास के लिए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, उद्योग क्षेत्र का जो विकास है ये कृषि क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है, और कृषि क्षेत्र का विकास उद्योग क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र के विकास के जो दूत हैं वो भूमिपति हैं, और उद्योग क्षेत्र के विकास के जो दूत हैं वो पूंजीपति हैं। और इन दोनों के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं, इनको मजबूती प्रदान करने वाला जो वर्ग है वो व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग। तो एडम स्मिथ का स्पष्ट मानना है कि उद्योग क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है, और कृषि क्षेत्र का विकास उद्योग क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। और इन दोनों क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास तभी संभव है जब भूमिपतियों की जो सरप्लस इनकम है, पूंजीपतियों की जो सरप्लस इनकम है, अधिशेष आय, वो अधिक से अधिक हो। क्योंकि अपनी उस अधिशेष आय को भूमिपति और पूंजीपति निवेश करेंगे, और जब निवेश करेंगे तो तेजी से विकास होगा।
तो एडम स्मिथ श्रमिकों को, इस संदर्भ में श्रमिकों को मिनिमम सब्सिस्टेंस वेज, न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी के स्तर पर रखना चाहते हैं, ताकि उनकी उत्पादकता का, उनके उत्पादन के अंश का अधिक से अधिक हिस्सा भूमिपतियों और पूंजीपतियों को अतिरेक के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि ये उस अतिरेक को निवेश करेंगे, और जब निवेश करेंगे तो संबंधित अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा। अब इस संदर्भ में जो व्यापारी वर्ग की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी सामान्य जानकारी में है कि उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र इन दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। इनका जो पारस्परिक संबंध है ये दो तरह से परिभाषित होगा, एक फॉरवर्ड लिंकेज और दूसरा बैकवर्ड लिंकेज। अग्रगामी संबंध, अग्रगामी संबंध फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज और पश्चगामी संबंध, पश्चगामी संबंध बैकवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज। इनके जो पारस्परिक संबंध हैं कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बीच का जो पारस्परिक संबंध है, जिसको मजबूती प्रदान कर रहा है व्यापारी वर्ग, ये पारस्परिक संबंध दो प्रकार का है, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। अग्रगामी संबंध और पश्चगामी संबंध। अग्रगामी संबंध से तात्पर्य है कि उद्योग को यहां अग्रगामी संबंध के संदर्भ में समझ लें कि ये जो उद्योग क्षेत्र है इसका विकास कृषि पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर उद्योग क्षेत्र को जितने रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, अब उदाहरण के तौर पर जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इसका विकास तभी संभव है जब कृषि क्षेत्र से अधिक कपास की प्राप्ति हो। चीनी उद्योग का विकास तभी संभव है जब कृषि क्षेत्र से अधिक गन्ने का उत्पादन प्राप्त हो। लौह इस्पात उद्योग का विकास तभी संभव है जब कृषि क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अधिक से अधिक रॉ मटेरियल के रूप में आयरन ओर की प्राप्ति हो। तो स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थिति जितनी ही समृद्ध होगी, उद्योग क्षेत्र को रॉ मटेरियल्स उतने ही अधिक प्राप्त होंगे और उद्योग क्षेत्र उतनी ही तेजी से विकास करेगा। तो यहां अग्रगामी संबंध का मतलब है कि उद्योग क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र अथवा प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। मतलब उद्योग क्षेत्र को जरूरत है किसकी? कृषि क्षेत्र अथवा प्राथमिक क्षेत्र को। और दूसरी तरफ पश्चगामी संबंध का मतलब है
कि जो कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, इसका विकास निर्भर करता है उद्योग क्षेत्र के ऊपर। अब जैसे कृषि क्षेत्र को विकास करने के लिए नए नए कृषि यंत्रों की आवश्यकता है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता है, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स की आवश्यकता है, नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, कृषि उत्पादन की आधुनिकतम तकनीकी चाहिए। तो ये कहां से आएगा? ये उद्योग क्षेत्र से आएगा। तो स्पष्ट है कि उद्योग क्षेत्र का विकास जितना ही अधिक होगा, कृषि क्षेत्र को मिलने वाली तकनीकें, कृषि क्षेत्र को मिलने वाली आगतें, इनपुट्स उतने ही अधिक होंगे और कृषि क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो पश्चगामी संबंध का मतलब है कि कृषि क्षेत्र को विकास के लिए उद्योग की आवश्यकता है। तो ये दोनों जो संबंध हैं उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के, ये स्पष्ट करते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों का तेजी से विकास हो, क्योंकि अग्रगामी संबंध के माध्यम से उद्योग क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और पश्चिगामी संबंध के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास उद्योग क्षेत्र के विकास पर निर्भर है। तो इस तरह से एडम स्मिथ जब विकास के दूत की बात करते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था के वे वर्ग जो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कैपिटल एक्युमुलेशन के तहत यह स्पष्ट कर दिया कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग, भूमिपति वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी जिसमें बचत की प्रवृत्ति और बचत की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि यह बचत पूंजी संचय का आधार बनेगी और उस पूंजी का निवेश होने से अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो एक तो जो पूंजी संचय का बिंदु था उसमें पूंजीपतियों और भूमिपतियों की विकास में जो अग्रणी भूमिका है, क्योंकि वो पूंजी संचय कर सकते हैं, करने की क्षमता उनमें होती है, इसके आधार पर उन्होंने पूंजीपतियों और भूमिपतियों की अग्रणी भूमिका को स्पष्ट कर दिया। अब यहां स्पष्ट है कि विकास के दूत पूंजीपति और भूमिपति तो हैं ही हैं, साथ ही साथ इन दोनों के पारस्परिक संबंध को, इन दोनों के अग्रगामी और पश्चिगामी संबंध को मजबूती प्रदान करने वाला जो व्यापारी वर्ग है, इसे भी एडम स्मिथ विकास का दूत मानते हैं। तो इस तरह से एडम स्मिथ तीन वर्गों को, चार वर्गों में तीन वर्गों को विकास का दूत मानते हैं, पूंजीपति, भूमिपति और व्यापारी वर्ग। जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है तो उसके संबंध में एडम स्मिथ का स्पष्ट मत है कि चूंकि श्रमिकों में बचत की प्रवृत्ति और बचत की क्षमता नहीं होती, इसलिए उन्हें उत्पादन अथवा आय का, अर्थव्यवस्था के उत्पादन अथवा आय का उतना ही अंश मिलना चाहिए जिससे उनका भरण पोषण हो सके, अर्थात उनको मिलने वाली मजदूरी
जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होनी चाहिए। तो श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह मूल्य पर जीवन यापन करे और उसके उत्पादन, उसकी उत्पादकता का जो अधिशेष है वो किसे मिले? पूंजीपतियों और भूमिपतियों को मिले, जो अपनी अतिरेक आय को निवेश करें, जिससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो। तो इस तरह से एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार हैं उसमें आपने अब तक नेचुरल लॉ ऑफ इकोनॉमी की जानकारी प्राप्त कर ली है, डिवीजन ऑफ लेबर की जो विकास में केंद्रीय भूमिका होती है उसको समझ लिया है, कैपिटल एक्युमुलेशन पूंजी संचय का विकास में जो महत्व है उसे आपने समझ लिया है, और इसी क्रम में एडम स्मिथ के विचारों में किसी अर्थव्यवस्था के विकास के दूत कौन से हैं, कौन विकास को लीड करते हैं, हु इज द लीडर ऑफ डेवलपमेंट, हु आर द लीडर्स ऑफ डेवलपमेंट, इसकी जानकारी आपको मिली। और अंत में एडम स्मिथ अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, उस विचार से संबंधित जो बिंदु है वो है पूंजी संचय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, पूंजी संचय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, कैपिटल एक्युमुलेशन, इसको समझें। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पूंजी संचय की प्रक्रिया क्या है? अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो एडम स्मिथ के अनुसार यह किसी अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया है जिसके केंद्र में पूंजी संचय है। इनफैक्ट एडम स्मिथ ने प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन की संज्ञा दी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करने की कोशिश की। अब यह पूंजी संचय की प्रक्रिया है क्या? जैसा कि पीछे के बिंदुओं में विशेष रूप से जब हम कैपिटल एक्युमुलेशन और विकास के दूत की चर्चा कर रहे थे तो इसमें स्पष्ट हो गया था कि सबसे ऊपर पूंजीपति और भूमिपति हैं, जिनकी विकास में अग्रणी भूमिका है, और सबसे नीचे श्रमिक हैं जो जीवन निर्वाह मजदूरी प्राप्त करते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये जो पूंजी संचय की प्रक्रिया है ये क्या है? पूंजी संचय की प्रक्रिया के माध्यम से या पूंजी संचय की प्रक्रिया को एडम स्मिथ कुछ इस तरह से स्पष्ट करते हैं, इसको समझिए। ये जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता, अर्थात इनकी जो उत्पादन क्षमता है, दूसरे शब्दों में इनका जो उत्पादन में योगदान है, इस तरह समझ सकते हैं इसको।
बहुत टेक्निकल जो डेफिनेशन है उसमें हम नहीं जाएंगे, विकास के दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करिए कि श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता है, इसको हम यहां यूं कहें कि श्रमिकों का उत्पादन में जो योगदान है वो इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, MPL, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो श्रमिक का उत्पादन में जो योगदान है वो उसका सीमांत उत्पाद है। और एडम स्मिथ का श्रमिकों को लेकर क्या विचार है, पीछे के बिंदुओं से स्पष्ट हो चुका है। श्रमिक में न तो बचत करने की प्रवृत्ति है और न ही बचत की क्षमता है। इन्हें जो भी इनकम मिलती है इसे वो उपभोग व्यय के रूप में व्यय कर देते हैं, अर्थात ये बचत नहीं करते। जब बचत नहीं करते तो पूंजी संचित नहीं होती, कैपिटल एक्युमुलेट नहीं होता, फिर पूंजी का निवेश नहीं होता और फिर विकास जो पूंजी निवेश पर निर्भर करता है विकास नहीं होगा। तो जो विकास का मूल मंत्र जिसके केंद्र में पूंजी संचय है, उसमें एडम स्मिथ श्रमिक की कोई भूमिका मानते ही नहीं। इसलिए स्पष्ट करते हैं कि उत्पादन में इनका योगदान चाहे जो भी हो, उच्च से उच्च हो, लेकिन इनको मिलने वाली मजदूरी इनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होनी चाहिए। तो मजदूरी मतलब वेज, W, ये किसके बराबर है? जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर। जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर, मिनिमम सब्सिस्टेंस वेज। तो श्रमिकों का जो सीमांत उत्पाद है, अर्थात उनका उत्पादन में जो योगदान है, ये मान लीजिए 100 करोड़ के बराबर है, सभी श्रमिकों का मिला दीजिए, ठीक। तो उनका उत्पादन में योगदान 100 करोड़ है और इनको मिलने वाली मजदूरी इनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर है। और जीवन निर्वाह मूल्य सभी श्रमिकों का मान लीजिए 20 करोड़ है, 20 करोड़ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 80 करोड़ का यहां सरप्लस उत्पन्न हो रहा है, अधिशेष उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, यहीं से पूंजी संचय की प्रक्रिया शुरू होती है। यह अधिशेष किसको मिलना चाहिए? एडम स्मिथ के अनुसार यह मिल जाना चाहिए पूंजीपतियों और भूमिपतियों। क्यों? क्योंकि वो विकास के दूत हैं। और विकास के दूत क्यों हैं? क्योंकि वो पूंजी संचय करने की क्षमता रखते हैं और पूंजी संचय ही विकास निर्धारित करता है। तो ये जो सरप्लस है 80 करोड़, यहां से 80 करोड़ इनको ट्रांसफर करो, ठीक। तो पूंजीपति और भूमिपति इस 80 करोड़ का क्या करेंगे? पूंजी, या ये पूंजी हो गई इनकी, अधिशेष उनके पास पहुंच गया, ये हो गई पूंजी, मतलब यही है पूंजी संचय। यही है पूंजी संचय। किसके पास संचित हुई? पूंजीपतियों और भूमिपतियों के पास।
जो विकास के दूत हैं तो वो पूंजी निवेश कर देंगे, पूंजी निवेश कर देंगे। अब जब ये पूंजी निवेश करेंगे तो इससे आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास। तो पूंजी संचय की प्रक्रिया शुरू होती है श्रमिकों के सीमांत उत्पाद और उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी के अंतर से। यहां से पूंजी संचय की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने अंततः किसे निर्धारित किया? आर्थिक विकास को। अभी अभी इस प्रोसेस के माध्यम से आपने समझा। अब जब आर्थिक विकास होगा तो एडम स्मिथ का मानना है कि पूंजीपतियों और भूमिपतियों अपने अपने क्षेत्र के जो विकास के दूत हैं, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के, इनके द्वारा इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। और इस प्रतिस्पर्धा के क्रम में उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, मतलब पूंजीपतियों और भूमिपतियों के द्वारा श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। जब श्रमिकों की मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रमिकों की जो मजदूरी है इसमें वृद्धि होगी। अब श्रमिकों की मजदूरी इस प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में बढ़कर 50 करोड़ हो गई। सभी श्रमिकों की मजदूरी का योग हम ले रहे हैं, जिसे आप मजदूरी कोष कह सकते हैं, वेज फंड। अब ये 50 करोड़ हो गई। इनका उत्पादन में योगदान 100 करोड़ है। तो अब अधिशेष या सरप्लस जो उत्पादन है वो कितना रह गया, जो आय है वो कितनी रह गई? 50 करोड़। पहले कितनी थी? 80 करोड़। मतलब जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, पूंजीपतियों और भूमिपतियों का अपने अपने क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति तीव्र होती जाएगी, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति तीव्र होती जाएगी, जिसमें श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, जिससे इनके मजदूरी दर में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे मजदूरी दर में वृद्धि होगी, ये जो पूंजी संचय की प्रक्रिया का आधार है, अर्थात सरप्लस इनकम या सरप्लस प्रोडक्शन, ये घटेगा। तो अब 80 करोड़ से सरप्लस प्रोडक्शन या सरप्लस इनकम घट के कितना हो गया? 50 करोड़। तो अब यहां पूंजी संचित होगी 50 करोड़, पूंजी निवेश होगा 50 करोड़, और वो निर्धारित करेगा आर्थिक विकास को। प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी, श्रमिकों की मांग और बढ़ेगी, और धीरे धीरे ये जो श्रमिकों की मजदूरी है ये बढ़ते 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 उनके सीमांत उत्पाद के बराबर हो जाएगी। मतलब 100 करोड़ इनका उत्पादन में योगदान और मजदूरी कोष भी 100 करोड़ के बराबर। अर्थात जो पूंजी संचय की प्रक्रिया का आधार था, सरप्लस इनकम, सरप्लस प्रोडक्शन, वो खत्म हो गया। और जैसे ही ये समाप्त होगा, आर्थिक विकास अपनी चरम स्थिति में पहुंचकर स्थिर हो जाएगा, जिसे एडम स्मिथ ने स्थिर अवस्था कहा है, विकास की स्थिर अवस्था, विकास की स्थिर अवस्था।
स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, स्थिर अवस्था। अब इस स्थिर अवस्था में जो पूंजीपतियों और भूमिपतियों का लाभ है वो शून्य हो चुका है, क्योंकि उस लाभ का जो आधार था सरप्लस इनकम, श्रमिकों के द्वारा जो सरप्लस प्रोडक्शन या सरप्लस इनकम दिया जा रहा था वो शून्य हो चुका है। तो पूंजीपतियों और भूमिपतियों का लाभ शून्य हो जाएगा और पूंजी संचय की जो ये प्रक्रिया है वो आर्थिक विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर रुक जाएगी। तो इस तरह से श्रमिकों के सीमांत उत्पाद और उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी के अंतर से पूंजी संचय या विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई और जैसे ही यह सरप्लस शून्य हुआ पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक गई, अर्थात आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक गई। लेकिन उस स्थिति में एडम स्मिथ का मानना है कि आर्थिक विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होगा, आर्थिक विकास अपनी संतृप्त अवस्था में होगा और उसे ही एडम स्मिथ ने स्थिर अवस्था की संज्ञा दी, स्टेशनरी स्टेट की संज्ञा दी। तो इस तरह ये जो सरप्लस प्रोडक्शन या सरप्लस इनकम से श्रमिकों के स्तर पर, अर्थात श्रमिकों के सीमांत उत्पाद और श्रमिकों के जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी के बीच के अंतर से जो पूंजी संचय की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, वो अंततः स्थिर अवस्था पर जाकर रुक जाती है। और यह स्थिर अवस्था तब प्राप्त होगी जब श्रमिकों का जो सीमांत उत्पाद है वो ठीक उनकी मजदूरी की दर के बराबर हो जाए। तो इस तरह एडम स्मिथ ने विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया कहा और इस पूंजी संचय की प्रक्रिया जिसे विकास की प्रक्रिया की संज्ञा दी गई क्या है, हम समझते हैं कि इस विश्लेषण के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो देखिए, इस तरह एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक विचारों, अपने आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को इन बिंदुओं में व्यक्त किया है और ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार हैं, जिन्हें पिछली क्लास से लेकर के आज की क्लास तक में हमने विभिन्न बिंदुओं में विश्लेषित किया, उसको हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नेचुरल लॉ ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक नियम। दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। तीसरा है कैपिटल एक्युमुलेशन, पूंजी का संचय। चौथा है विकास के दूत, लीडर्स ऑफ डेवलपमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी संचय की प्रक्रिया। आई होप एडम स्मिथ के जो ये वैचारिक बिंदु हैं, इससे आप आर्थिक विकास के संबंध में एडम स्मिथ के क्या विचार थे इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब पिछली क्लास की जो वीडियो है और आज की
क्लास की जो वीडियो है इसको रिपीटेडली रिवाइज करते हुए अगर आप एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को पढ़ें तो हम समझते हैं कि एडम स्मिथ का आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार है, उनके जो विचार हैं, उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो समग्रता में अगर देखा जाए तो पिछली क्लास से लेकर के आज की क्लास में आपको आर्थिक विकास से संबंधित जो एडम स्मिथ के विचार हैं उसकी जानकारी मिली इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक जो वैचारिक बिंदु विश्लेषित किया गया, इसमें कई महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु आए हैं। उन बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि विगत वर्षों में उनसे तमाम प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो उन परीक्षोपयोगी बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, इस तरह से आर्थिक विकास से संबंधित जो एडम स्मिथ के विचार हैं उसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब अपनी अगली क्लास में जो एक अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, आर्थिक विकास से संबंधित उनके विचार क्या हैं उसको हम लेकर उपस्थित होंगे। और इसी क्रम में आगे के लेक्चर्स में जो अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विकास से संबंधित उनके क्या विचार हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और फाइनली जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनके विचारों से अवगत कराने के पश्चात हम इन सभी के विचारों के आधार पर एक प्रतिष्ठित आर्थिक समृद्धि का सैद्धांतिक निष्कर्ष आपके सामने रखेंगे, जिसमें जितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आर्थिक विकास से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसका निचोड़ उस अंतिम सैद्धांतिक स्वरूप से संबंधित लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, अब आपने आर्थिक विकास से संबंधित जो एडम स्मिथ के विचार हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर ली है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जैसा कि कह रहे थे एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो, उनके आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।